भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका उसे बनाना है। ये शब्द हैं प्रबंधन गुरु पीटर ड्रकर के। और आज की हमारी चर्चा के लिए ये बिल्कुल सटीक बैठते हैं। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक मशीन के पुर्जे जोड़ने की कोशिश करेंगे और ये मशीन है इंडियन इकोनॉमी 2025। हमारे पास जो स्रोत हैं, जिनमें द हिंदू जैसे प्रकाशनों के विश्लेषण भी शामिल हैं, वो हमें कई अलग अलग पुर्जे देते हैं। कुछ बड़े जैसे नए कानून और कुछ छोटे जैसे डिजिटल पोर्टल। हमारा मिशन ये देखना है कि जब ये सारे पुर्जे एक साथ काम करते हैं तो क्या ये रिफॉर्म एक्सप्रेस की रफ्तार पकड़ पाती है। हम इन सुधारों के पीछे की रणनीति, उनके अंतर संबंधों और अर्थव्यवस्था पर उनके असर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इकोनॉमी की बड़ी पिक्चर से शुरू करते हैं। 2025 में भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। नॉमिनल जीडीपी 4.1 ट्रिलियन के पार। यह हेडलाइन तो शानदार है, लेकिन इन दस्तावेजों में जो असली कहानी छिपी है वो शायद एक दूसरे आंकड़े में है। बिल्कुल, हेडलाइन नंबर तो देखिए आते जाते रहते हैं। असली कहानी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स मतलब एसएनपी का 18 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत की सॉवरेन रेटिंग को बीबीबी में अपग्रेड करना। 18 साल? हाँ, और ये महज एक सर्टिफिकेट नहीं है। नहीं। ये इस बात का संकेत है कि दुनिया की नज़र में भारतीय अर्थव्यवस्था में अब सिर्फ रफ्तार ही नहीं बल्कि एक तरह का ठहराव और भरोसा भी आ रहा है। वैश्विक निवेशक अब भारत को एक ऐसे बाजार के तौर पर देख रहे हैं जहां नीतियां मतलब रातों रात नहीं बदलती। यहाँ पर स्रोत स्थिर नेतृत्व और इन सुधारों के बीच एक सीधा कनेक्शन बताते हैं। लेकिन ये तर्क थोड़ा ज्यादा सीधा नहीं लगता। क्या स्थिरता का मतलब हमेशा सही दिशा में सुधार होता है, या तर्क सिर्फ ये है कि स्थिरता से निवेशकों का भरोसा बढ़ता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत का तर्क इस दूसरे पॉइंट पर ज्यादा केंद्रित है। उनका कहना है कि जब दुनिया भर में राजनीतिक अस्थिरता है तब भारत की जो नीतिगत निरंतरता है वो एक बड़ा एडवांटेज बन जाती है। अच्छा। जब किसी कंपनी को पता होता है कि आज जो टैक्स पॉलिसी है वो अगले 10 साल तक रहने की संभावना है तो वो अरबों डॉलर का प्लांट लगाने का जोखिम उठाती है। यही भरोसा है जो निजी क्षेत्र की झिझक को निवेश में बदलता है और उसी से फिर रोजगार पैदा होता है। तो स्थिरता का मतलब है भविष्य का अंदाजा लगा पाने की क्षमता। बिल्कुल, पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये भरोसा व्यापार के मोर्चे पर कैसे दिख रहा है। आंकड़े बताते हैं कि कुल निर्यात 825 बिलियन के पार चला गया, जो 6% से ज्यादा की ग्रोथ है। हाँ, एक अच्छी ग्रोथ है। ये आंकड़े तो अच्छे हैं, लेकिन क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि इस निर्यात में वैल्यू एडेड सामान कितना है? कहीं हम सिर्फ कच्चा माल या लो एंड असेंबली तो नहीं बढ़ा रहे? ये सवाल तो मुद्दे की जड़ तक जाता है। सीधे तौर पर ब्रेकअप तो नहीं दिया गया है, लेकिन जो डिजिटल पहले की गई हैं वो इसी दिशा में इशारा करती हैं। यहाँ 2 टूल बहुत दिलचस्प है। पहला है ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। ट्रेड कनेक्ट, हाँ, इसे आप निर्यातकों के लिए एक सुपर ऐप समझिए जहां सारे लाइसेंस और क्लियरेंस एक ही जगह मिल जाते हैं। ओके। और दूसरा है टीआईए पोर्टल, जो एक तरह का गूगल ट्रेंड्स है निर्यातकों के लिए। अच्छा। ये बताता है कि किस देश में किस प्रोडक्ट की मांग बढ़ रही है। ये दोनों टूल छोटे निर्यातकों को स्मार्ट फैसले लेने में मदद कर रहे हैं ताकि वो सिर्फ सस्ता माल नहीं बल्कि सही माल सही बाजार में बेच सकें। तो हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड किया जा रहा है। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के मोर्चे पे क्या हो रहा है? यहाँ एक बहुत साफ पैटर्न दिखता है। एक तरफ यूके जैसे विकसित और मुश्किल बाजार के साथ एक व्यापक व्यापार समझौता हुआ जिससे हमारी सर्विस इंडस्ट्री को सीधी पहुंच मिली। दूसरी तरफ ओमान के साथ एक समझौता हुआ जो सिर्फ व्यापार के लिए नहीं है, वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे की एक अहम कड़ी है। हाँ, वो कॉरिडोर। और फिर न्यूजीलैंड के साथ बातचीत पूरी हुई जिससे हमारे डेयरी और कृषि उत्पादों के लिए एक नया प्रीमियम बाजार खुल सकता है। तो ये सिर्फ सौदे नहीं है, ये एक सोची समझी जियो इकोनॉमिक रणनीति का हिस्सा है। यानी एक साथ कई मोर्चों पर काम हो रहा है। चलिए अब देश के अंदर आते हैं। बिजनेस करने में आसानी लाने के लिए कई सुधारों की बात की गई है। इनमें से एक है कंप्लायंस बर्डन को कम करना। ये सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, कल्पना कीजिए कि आप एक बिजनेस शुरू कर रही हैं। ठीक है। और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले 47,000 स्पीड ब्रेकर पार करने पड़े। 47,000? हाँ, हर स्पीड ब्रेकर पर रुकना होगा, कागज दिखाने होंगे। कंप्लायंस बर्डन यही था। इन सुधारों ने ज्यादातर गैर जरूरी स्पीड ब्रेकर हटा दिए हैं,
4,400 से ज्यादा छोटे-मोटे प्रावधानों को तो अपराध की श्रेणी से ही बाहर कर दिया गया है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि एक उद्यमी अब अपना समय और ऊर्जा बिजनेस बढ़ाने में लगा सकता है, ना कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने में। बिजनेस अब हाईवे पर दौड़ सकता है, गलियों में भटकने के बजाय। ये एनालॉजी शानदार है और इसी से जुड़ा हुआ स्टार्टअप और डिजिटल कॉमर्स का जिक्र है। ओएनडीसी का आइडिया मुझे हमेशा दिलचस्प लगा है, लेकिन क्या ये वाकई काम कर रहा है? 326 मिलियन ऑर्डर सुनने में बहुत ज्यादा लगते हैं, पर Amazon या फ्लिपकार्ट की तुलना में ये कितना है? क्या ये सच में बड़े खिलाड़ियों को टक्कर दे पा रहा है? देखिए, अभी ये Amazon या फ्लिपकार्ट के बराबर नहीं है, लेकिन इसका मकसद टक्कर देना नहीं, बल्कि एक विकल्प देना है। ओएनडीसी एक हाईवे की तरह है, जिस पर कोई भी अपनी दुकान खोल सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। 326 मिलियन ऑर्डर दिखाते हैं कि छोटे शहरों और कस्बों के व्यापारी अब इस डिजिटल हाईवे का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। इसी तरह गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM पोर्टल को देखिए। हाँ, GEM। कुल लेनदेन 16 लाख करोड़ के पार हैं। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि लगभग आधा बिजनेस छोटे और मंझोले उद्यमों को मिला है। सरकार अपनी खरीद की ताकत का इस्तेमाल एक पॉलिसी टूल की तरह कर रही है, ताकि पैसा सीधे छोटे उद्यमियों तक पहुंचे। तो एक तरफ बिजनेस करना आसान हो रहा है, लॉजिस्टिक्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन ये सब तब तक ठीक से काम नहीं करेगा जब तक कि खेल के नियम यानी हमारे कानून पुराने और जर्जर हों। लगता है स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि असली टिकाऊ बदलाव लाने के लिए सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अपग्रेड करना पड़ा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहाँ 2 सबसे बड़े अपग्रेड हुए हैं। पहला तो एक तरह की सिस्टम क्लीन अप ड्राइव है, जिसके तहत 71 पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटा दिया गया। 71 कानून? हाँ, ये कंप्यूटर से पुरानी फाइलें डिलीट करने जैसा है, जिससे सिस्टम तेज और ज्यादा कुशल हो जाता है। और दूसरा, जो शायद सबसे बड़ा और सबसे विवादित भी रहा है, 4 लेबर कोड्स का लागू होना। हाँ, ये दशकों से अटका हुआ था। स्रोत के हिसाब से इनके लागू होने से सबसे बड़ा फर्क कहाँ दिखेगा? क्या इससे हायरिंग फायरिंग आसान होगी या वर्कर की सोशल सिक्योरिटी मजबूत होगी? क्योंकि ये दोनों बातें अक्सर एक दूसरे के खिलाफ मानी जाती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इन सुधारों का सबसे बड़ा इम्तिहान भी यही है। इन कोर्ट्स ने 29 अलग अलग श्रम कानूनों को 4 सरल संहिताओं में बदल दिया है। इसका एक उद्देश्य तो ये है कि कंपनियों के लिए कर्मचारियों को काम पर रखना और जरूरत न होने पर हटाना आसान हो, जिससे वो ज्यादा लोगों को औपचारिक रूप से नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित हों। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या? इन कोर्ट्स में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया है, ताकि गिग वर्कर्स जैसे नए तरह के कर्मचारियों को भी PF और बीमा जैसी सुविधाएं मिल सकें। असली चुनौती इन दोनों लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने की होगी। ये फॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का सबसे बड़ा कदम है। और वित्तीय बाजारों के लिए भी एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है। हाँ, सोचिए, आज हर कोई अपने फोन पर स्टॉक खरीद बेच रहा है। सही बात है। जब इतने सारे नए छोटे निवेशक बाजार में आते हैं, तो उन्हें धोखाधड़ी से बचाना और सिस्टम को मजबूत रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी समस्या को हल करने के लिए एक नया सिक्योरिटी मार्केट कोड लाया गया है। इसका मूल मकसद है सेबी को ज्यादा ताकत देना, विवादों को सुलझाने के लिए खास अदालतें बनाना और पूरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और तेज करना, ताकि निवेशकों पर भरोसा बना रहे। बिल्कुल। जब निवेशकों को भरोसा होता है कि उनके साथ धोखा नहीं होगा, तभी वो अपनी मेहनत की कमाई को शेयर बाजार में लगाते हैं। ये तो हुए वो सुधार जो पूरे सिस्टम पर लागू होते हैं। अब कुछ खास सेक्टरों पर आते हैं। इन रिपोर्ट्स में लॉजिस्टिक्स, खासकर समुद्री क्षेत्र पर बहुत जोर दिया गया है। क्यों? क्योंकि भारत का लगभग 95% व्यापार समंदर के रास्ते होता है। 95%? हाँ, हमारे बंदरगाह अगर धीमे और महंगे होंगे तो हमारा मेड इन इंडिया सामान दुनिया में कभी कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएगा। इसीलिए 1 सदी पुराने इंडियन पोर्ट्स एक्ट को बदला गया। नया कानून राज्यों को ज्यादा अधिकार देता है और बंदरगाहों के आधुनिकीकरण पर जोर देता है। और इसी से जुड़ा जहाज बनाने यानी शिप बिल्डिंग को लेकर भी एक बड़े पैकेज का ऐलान हुआ है। हाँ, लगभग 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज। ये एक साफ औद्योगिक नीति का संकेत है। लक्ष्य सिर्फ जहाज बनाना नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना है। इकोसिस्टम? हाँ, सोचिए, जब भारत का सामान भारतीय कंपनियों के बनाए जहाजों पर भारतीय बंदरगाहों से जाएगा, तो कितना पैसा देश के अंदर ही रहेगा। ये हमारी व्यापारिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, ताकि हम माल ढुलाई के लिए विदेशी जहाजों पर अपनी निर्भरता कम कर सकें।
और आखिर में बात करते हैं ऊर्जा की, जो किसी भी अर्थव्यवस्था का इंजन है। यहाँ पर सबसे महत्वाकांक्षी योजना परमाणु ऊर्जा को लेकर लगती है। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। निश्चित रूप से ये इन सुधारों का सबसे भविष्योन्मुखी हिस्सा है। बजट में परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता का लक्ष्य, और सबसे बड़ी बात क्या है वो? शांति बिल के जरिए निजी क्षेत्र को इस सेक्टर में आने की इजाजत देना। ये एक गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन भारत जैसे देश में परमाणु ऊर्जा को लेकर हमेशा सुरक्षा और लागत की चिंताएं रही हैं, तो अब ये इतना बड़ा दाव क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की जो दोहरी चुनौती है, उसका सामना करने के लिए हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं है। सौर और पवन ऊर्जा अच्छी है, लेकिन वो मौसम पर निर्भर करती है। सही है। ग्रिड को 24 घंटे स्थिर और साफ बिजली देने के लिए परमाणु ऊर्जा एक मजबूत विकल्प है। और जब निजी क्षेत्र इसमें आएगा तो नई तकनीक और निवेश आने की उम्मीद है, जिससे लागत भी कम हो सकती है। ये एक बड़ा जोखिम है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये एक सोचा समझा जोखिम है, जो भारत की लंबी अवधि की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया जा रहा है। इकोनॉमी 2025 की मशीन कैसी दिखती है? क्या इनमें कोई पैटर्न है? हाँ, एक बहुत साफ पैटर्न है। अगर आप ध्यान दें तो हर सुधार एक ही दिशा में जा रहा है। प्रक्रियाओं को सरल बनाना, उन्हें डिजिटल और पारदर्शी बनाना, पुराने और बेकार कानूनों को हटाना, और लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में लंबी अवधि के लिए बड़े दाव लगाना। तो ये कोई बिखरे हुए प्रयास नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया है कि सरकार का काम बिजनेस के रास्ते से हटना है, उसके रास्ते में खड़ा होना नहीं। तो ये कोई एक बिग बैंग सुधार नहीं है, बल्कि धीरे धीरे होने वाला बदलाव है? बिल्कुल। स्रोत इसे शांत संचयी कार्य कहते हैं, क्वाइट कम्युलेटिव वर्क। ये छोटे बड़े सुधारों की एक निरंतर श्रृंखला है, जो मिलकर एक बड़ा प्रभाव पैदा करती है। तर्क ये है कि भविष्य में 2 अंकों की वृद्धि दर की नींव इसी तरह के निरंतर और स्थिर सुधारों से रखी जा रही है। आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि 2025 में सुधारों की ये श्रृंखला भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा और गति देने का एक सुनियोजित प्रयास है। ये सिर्फ अलग-अलग नीतियों का एक संग्रह नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सुधार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्यापार सुधारों को लॉजिस्टिक सुधारों से ताकत मिलती है, और इन दोनों को एक स्थिर आर्थिक माहौल और आधुनिक श्रम कानूनों से बल मिलता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। ये एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। तो चलिए आज की चर्चा को एक विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। स्रोत इन सुधारों को शांत संचयी कार्य के रूप में वर्णित करता है। विचार करने योग्य प्रश्न यह है, क्या इस तरह के वृद्धिशील मतलब इंक्रीमेंटल सुधार बड़े और दुर्फा यानी डिसरप्टिव सुधारों की तुलना में दीर्घकालिक विकास के लिए अधिक टिकाऊ और प्रभावी होते हैं, या भारत को अभी भी कुछ क्षेत्रों में एक बिग बैंग सुधार की आवश्यकता है? इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ गहराई से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह विश्लेषण, जो द हिंदू जैसे स्रोतों पर आधारित है, उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई प्रश्न या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में हमें अवश्य बताएं। हम अगली चर्चा में और भी महत्वपूर्ण विषयों के साथ फिर मिलेंगे।